Rahim. I am Muhammad Wasim Chaudhary from CCU Secondary School, Kotaddu. Dear students, Assalamu alaikum. 9th class Physics, Unit number, Chapter number 7, Properties of Matter. ये यूनिट चल रहा है हमारा 7वां 9th क्लास फिज़िक्स से। उसका आज टॉपिक है हुक्स लॉ। हम लोगों का प्रीवियस लेक्चर इलास्टिसिटी के अबाउट था, लचक के अबाउट था। उसमें हम लोगों ने तकरीबन सभी बातें डिस्कस की थी। स्ट्रेस, स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये तमाम बातें डिस्कस की थी। आज उसी को ही उन्हीं कंसेप्ट्स को लेकर थोड़ा आगे चल रहे हैं। हुक क्या कहता है इलास्टिसिटी के बारे में, स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन क्या था? चेंज था बेटा। दोबारा से बता देता हूँ, बिगाड़ को कहा गया था हम लोगों ने कि किसी भी बॉडी की शेप में, वॉल्यूम में, लेंथ में जो चेंज आएगा, जो तब्दीली आएगी, उसे स्ट्रेन कहेंगे। दिस स्ट्रेन, वो जो चेंज आया है, प्रोड्यूस्ड, जो पैदा होगा, जनरेट होगा इन अ बॉडी, किसी जिस्म में, बाय दी स्ट्रेस। जो स्ट्रेस लगा, स्ट्रेस क्या था? स्ट्रेस फोर्स के मीनिंग में था, जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करने के बाद उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस करता है। स्ट्रेस असल में यूनिट एरिया पर लगने वाली फोर्स है। अप्लाई टू इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी। अब क्या कह रहा है? वो कह रहा है स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। यानी स्ट्रेन, बिगाड़ किसी जिस्म में ज़्यादा है और किसी जिस्म में, किसी ऑब्जेक्ट में कम है, तो वो डिपेंड करेगा स्ट्रेस पर कि अगर हम ग्रेटर स्ट्रेस लगा रहे हैं तो स्ट्रेन भी ज़्यादा, यानी बिगाड़ भी, तब्दीली भी, चेंज भी ज़्यादा आएगा। और अगर हम कम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें बिगाड़, तब्दीली, स्ट्रेन वो भी कम आएगा। ये हुक ने कहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रास्त तनासुब हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम आम से वर्ड्स में कहा करते हैं कि एक क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी जिस पर वो इन्हसार कर रही है उसकी वैल्यू भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। और एक की क्वांटिटी की वैल्यू कम हो रही है तो अदर की भी ऑटोमेटिकली कम होगी। डायरेक्ट रिलेशन में जुड़े हुए हैं, रास्त तनासुब में जुड़े हुए हैं कि एक की मिकदार बढ़ेगी तो दूसरे की भी बढ़ेगी, एक की कम होगी तो दूसरे की भी कम होगी। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह रहे हैं। ये जो साइन है बेटा, इसको स्टूडेंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन पढ़ते हैं, ये गलत है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तनासुबी ताल्लुक की अलामत है। और ये क्या है? साइन है, सिंबल है, साइन ऑफ इक्वलिटी, बराबरी की अलामत है। ये डायरेक्ट या इनवर्स को आप इस सिंबल को नहीं कह सकते। आपने इस सिंबल को डायरेक्ट या इनवर्स नहीं कहना। हाँ, आगे लिखी हुई वैल्यूज़ आपको बताएंगी कि ये उसके साथ ये क्वांटिटी डायरेक्ट रिलेशन में आ रही है या ये क्वांटिटी उसके साथ इनवर्स रिलेशन में आ रही है। इस सिंबल से नहीं पता चलेगा। अगर स्ट्रेट डायरेक्ट ऊपर ही लिखा हुआ है तो वो डायरेक्ट रिलेशन में, अगर बटा करके नीचे आ गया, डिवीजन की सूरत में आ गया, तकसीम की सूरत में आ गया, तो जो नीचे वाली क्वांटिटी होगी उसके साथ ये दोनों क्वांटिटीज़ इनवर्स रिलेशन को शो कराएंगी। तो ये सिंबल जो है अक्सर स्टूडेंट्स बाय मिस्टेक पढ़ते हैं डायरेक्ट या इनवर्स, नहीं, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, सिंबल है, ये अलामत है प्रोपोर्शनैलिटी की। और ये क्या है? साइन ऑफ इक्वलिटी, बराबरी की अलामत है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शंस हो रहे हैं। कौन से प्रोपोर्शंस हो रहे हैं? सामने लिखा हुआ है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ रहा है। स्ट्रेस प्रोपोर्शनैलिटी के जब साइन को ख़त्म करते हैं तो दो चीज़ें आएंगी, साइन ऑफ इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड वन, किसी ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, किसी ना किसी कांस्टेंट से
मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को स्किप किया, ख़त्म किया, रिमूव किया, उसकी जगह क्या लगाया, साइन ऑफ इक्वलिटी एंड कांस्टेंट। आगे स्ट्रेन लिखा हुआ था, साथ में मल्टीप्लाई करके स्ट्रेन लिख दिया। अब यहाँ पर कांस्टेंट इधर ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है स्ट्रेन, तो जब ये इक्वलिटी के उस तरफ मूव कराएंगे, शिफ्ट कराएंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ पर जो हमने कहा था, ये हम उसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी हुक्स लॉ की लिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक और दो बातें तो समझ आ गई थी कि स्ट्रेस स्ट्रेन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन आगे उसने एक और बात भी लगाई, विद इन इलास्टिक लिमिट। ये क्या है भाई, एक लिमिट होती है और ऑब्जेक्ट की इलास्टिसिटी की, कि उसके अंदर कितनी हद तक लचक मौजूद है। वहाँ तक तो हम अगर अप्लाई करते जाएंगे स्ट्रेस, तो स्ट्रेन में भी इजाफा होता चला जाएगा। लेकिन जैसे ही वो लिमिट क्रॉस करेंगे, तो जो डिफॉर्मेशन है, जो बिगाड़ है, वो परमानेंट बेस हो जाएगा। हमने तो पहले ये पढ़ा था ना, इलास्टिसिटी तो किसी भी बॉडी की, मैं आपको एग्जांपल्स, रबड़ बैंड्स हैं मेरे पास, ये लेकर आया हूँ, ये रबड़ बैंड है, इसको मैं खींच रहा हूँ, ये यहाँ तक आ गया। खींचने का मुराद क्या है, इस पर मैंने स्ट्रेस अप्लाई की, अटेंटिव होइएगा, इस पर क्या हो गई, स्ट्रेस अप्लाई हुई, तो इसकी लेंथ में चेंज आया, तब्दीली आई, बिगाड़ आया, ये यहाँ तक। अब ये बिगाड़ जो है, इसे स्ट्रेन कहेंगे। अब किस चीज़ में आ रहा है, ये लेंथ में आ रहा है, तो इसे टेंसाइल स्ट्रेन। मैंने कहा था लेंथ में बिगाड़ आएगा, डिफॉर्मेशन होगी, उसे टेंसाइल का वर्ड कहेंगे, यूज़ करेंगे फिजिक्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये टेंसाइल स्ट्रेन है। अब ये इलास्टिसिटी कहते इसी को है कि जैसे ही मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दी, वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप हासिल कर ली। इसी तरह और रबड़ बैंड है मेरे पास, इस पे फोर्स लगाई, फिर जैसे ही छोड़ दिया वो फिर ओरिजिनल शेप में आ गई। तो जो बॉडी उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स हटने के बाद दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाए, उसे इलास्टिक बॉडी कहते हैं, और उसकी उस करैक्टरिस्टिक को, खसूसियत को इलास्टिसिटी बोलते हैं। यहाँ पर आज हुक कहता है कि एक लिमिट है, एक लिमिट तक तो वो स्ट्रेस और स्ट्रेन जाएगी और वो वापस आ जाएगा, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर हम वो लिमिट क्रॉस कर देते हैं, मैं यहाँ से मज़ीद इसको खींचता हूँ, अब ये मैं डबल करके देख लें, अब यहाँ तक तो आ गया, यहाँ इसकी लिमिट है, मैं फिर लिमिट क्रॉस कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगी, ये रबड़ बैंड टूट जाएगा। जब रबड़ बैंड टूट जाएगा, ये अलग उसमें चला जाएगा, इसकी इलास्टिसिटी ख़त्म, रूल ही ख़त्म, ये नहीं, उसमें परमानेंट चेंज आ जाएगा, फिर ये ओरिजिनल शेप अटेन नहीं करेगा। तो हुक ने भी यही कहा है कि लिमिट, विद इन द लिमिट आपने रहना है, और तब तक जब आप लिमिट में रहेंगे तो हुक का लॉ फॉलो होगा, ओबे होगा। अदरवाइज अगर आपने लिमिट क्रॉस कर दी, इलास्टिक लिमिट जहाँ तक उसमें लचक मौजूद है, अगर आपने वो लिमिट क्रॉस कर दी, तो तब वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। यही कह रहा है, इट इज़ अ लिमिट within which a body recovers its original shape, length और वॉल्यूम, कि वो लिमिट जिसमें कोई बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप हासिल कर लेती है आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव्ड। जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हम रिमूव करते हैं, वो अपनी ओरिजिनल शेप अटेन कर लेती है, तो उस लिमिट को हम क्या कहेंगे, इलास्टिक लिमिट। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग के लिहाज से भी इसी से रिलेट करता है। लास्ट टॉपिक है यंग्स मॉडुलस। तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी लाजमी आता है, इसको ड्राइव करना होता है, इसका फार्मूला डिफाइन करेंगे, इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे और लास्ट पर यूनिट लिख देंगे। ये आपका 2 मार्क्स है, चाहे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा है ये। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। वो कह रहे हैं यहीं तक जहाँ हुक ने छोड़ा था, वहीं से स्टार्ट कर रहा है वो। द रेशो, ये रेशो है, बट्टा है, किसकी रेशो है, स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। यहाँ हमने जस्ट
जनरल हुक ने जनरल वे में कहा था, उसमें स्ट्रेन था, टेंसाइल स्ट्रेन था, उसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन था, कुछ भी हम कह सकते थे। तो यहाँ पर यंग्स ने इसको यूज़ किया, किसके लिहाज से यूज़ किया? टेंसाइल लेंथ के लिहाज से यूज़ किया स्ट्रेन को। स्ट्रेस द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कांस्टेंट क्वांटिटी, और वही कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होगी? यंग्स मॉडुलस, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन क्या है? तब्दीली है, बिगाड़ है। किस में बिगाड़ है? लेंथ में, लंबाई में, उसे टेंसाइल बोलेंगे। तो वही किसके बराबर आएगा? कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट उसने अपने नाम से वाई से डिनोट कराया। आप इसको अपनी मर्जी से कोई और नाम नहीं दे सकते, क्योंकि यंग्स जो है मॉडुलस वो वाई से डिनोट हो रहा है, स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। अब इसको ड्राइव करना है बेटा। स्ट्रेस का फार्मूला हम किसी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, फोर्स विच इज अप्लाइंग ऑन द यूनिट एरिया। फोर्स ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। अभी इसको अलग लिख रहा हूँ, टेंसाइल स्ट्रेन को अलग लिखूंगा, फिर इनको इकट्ठे कलेक्टिवली इस इक्वेशन फर्स्ट में हम जो है वो पुट कर देंगे। फोर्स ओवर एरिया, ये फोर्स ओवर एरिया बेटा क्या आ गया? स्ट्रेस। ये ऊपर स्ट्रेस था, ये स्ट्रेस आ गया। स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन यहाँ पर वर्ड यूज किया है, खाली स्ट्रेन नहीं है, टेंसाइल स्ट्रेन। यानी लेंथ में जो बिगाड़ आया, चेंज इन लेंथ, लंबाई में तब्दीली, ये चेंज है कि जो है न्यू लाइन लेंथ जो है, हमने जब फोर्स अप्लाई की, स्ट्रेस अप्लाई की, ये वाली लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ जो स्टार्टिंग पोजीशन पर थी। चेंज को डेल्टा से डिनोट करते हैं, L माइनस एल नॉट। एल नॉट जो है वो O से मुराद ओरिजिनल शेप कह दें, ओरिजिनल लेंथ कह दें, तो डेल्टा L, उसका मतलब डेल्टा मीन्स फिजिक्स में चेंज को, मैथमेटिक्स में चेंज को कहते हैं, तब्दीली को कहते हैं, फर्क को कहते हैं, डिफरेंस को कहते हैं। डेल्टा L चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये टेंसाइल स्ट्रेन आ गया। ऊपर वाले का फार्मूला भी, नीचे वाले फार्मूले का भी जो है इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। अब गौर से देखिएगा, ये फोर्स ओवर एरिया हमने लिख दिया बेटा। आगे था ये डिवाइड, बच्चों को समझ नहीं आती, अक्सर मिस्टेक करते हैं। डिवीजन का मतलब तकसीम, मैंने अलग लिख दिया क्योंकि ये भी बट्टा में थे। अगर मैं डबल बट्टा में लिखूंगा वो भी हो सकता है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स को उस तरीके से समझ नहीं आती। तो स्ट्रेस को बेटा मैंने अलग लिख दिया। ये देखें, F ओवर A स्ट्रेस है, बटे का साइन था, अलामत थी, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? डिवीजन, तकसीम लिख दिया। अब आगे टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला ये लिखा हुआ है, डेल्टा L ओवर एल नॉट। अब इसको फर्दर क्या करना है? ये डिवीजन है, डिवाइड है, इसको क्या करेंगे? ये डेल्टा L जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तकसीम को जब ज़रब में कन्वर्ट करते हैं, मैथमेटिक्स का रूल है कि उससे जो नेक्स्ट टर्म होती है, रकम होती है, वो अप डाउन जो है वो क्या हो जाती है? नीचे आ जाती है, उलट हो जाती है। ऊपर वाले क्या होंगे? नीचे आ जाएंगे, और नीचे वाले फिगर्स कहाँ चले जाएंगे? ऊपर। तो डेल्टा L कहाँ आ गया? नीचे। L नॉट नीचे था, वो कहाँ आ जाएगा? ऊपर। हमने डिवाइड को क्या किया बेटा? मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या हो गया? F मल्टीप्लाइड बाई एल नॉट, ये ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई, और नीचे वाले A मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा L। अब ये फोर्स है, ये ओरिजिनल लेंथ, ये एरिया, और ये चेंज इन लेंथ। अब यूनिट ड्राइव करना है यहीं से। फोर्स का यूनिट बेटा क्या है? न्यूटन। ओरिजिनल लेंथ, लंबाई का यूनिट मीटर। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, मुरब्बा मीटर। चेंज इन लेंथ, लंबाई का यूनिट मीटर। मीटर से मीटर बेटा ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, कट कर दिया है, बचेगा क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस। आप बता भी सकते हैं, इसकी एग्जाम्पल भी है, एक दो। ये आपने डिफाइन करना है, इसका फार्मूला लिखना है, और इसका यूनिट बता देना है हेडिंग बनाकर। ये 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, और एज ए लॉन्ग भी बाज़ औक़ात इम्तिहान में आ जाता है। इसको प्रिपेयर कीजिएगा। आज आपका चैप्टर क्लोज हो गया है। विश यू बेस्ट ऑफ लक।